हेलो बच्चों, हमने 12th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? पेयर ऑफ टू चार्जेस, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है? सेपरेशन। इतना कर लिया था। अब डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था। कहाँ पे? एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस करने वाले हैं, किसी एंगल पे प्लेस करने वाले हैं, और ये डाइपोल किस टाइप से बिहेव करेगा वो देखने वाले हैं। बच्चों क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं किसी एंगल पे, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। देखते हैं कैसे। कंसीडर करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। अब एक डाइपोल को प्लेस करते हैं किसी एंगल थीटा पे। अब डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है? तो ये हो गया डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और ये हो गया डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। माइनस क्यू प्लस क्यू। तो P की डायरेक्शन कहाँ हो गई? P की डायरेक्शन ये हो गई। तो एंगल हम देखें, P एंड E के बीच में जो एंगल है, ये एंगल थीटा बना है, ठीक है? ये एंगल थीटा फॉर्म हुआ है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। और यहाँ पे एंगल दिखा देते हैं इसको। ये P की डायरेक्शन है और P के साथ जो एंगल बना है वो कितना बना है? थीटा बना है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना? फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज, इसको बोल देते हैं F1। और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहे हैं हम। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज जो है, इसने तो फोर्स एक्सपीरियंस किया QE। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज जाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, QE, बट डायरेक्शन नीचे, इसलिए अपन इसको क्या लिख देते हैं? वेक्टर फॉर्म में, माइनस QE। F2 इज इक्वल टू माइनस QE। अब ये दोनों फोर्स इक्वल हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब दोनों फोर्स अगर इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। मतलब एक फोर्स तो लेके जा रहा है डाइपोल को ऊपर, मतलब पॉजिटिव चार्ज जाना चाहता है ऊपर और नेगेटिव चार्ज जाना चाहता है नीचे। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज नीचे जाना चाहता है। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो बोथ कैंसल आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, बट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। अब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे मतलब टॉर्क अगर प्रोड्यूस करेंगे तो टॉर्क कितना होगा वो देख लेते हैं। टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है? फोर्स तो देखो, टॉर्क ये दोनों मिलके ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, ठीक है, और दूसरा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाएगा। इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, दो पैरेलल फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो, ये एक फोर्स है ऊपर की तरफ और ये एक फोर्स है नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ए बी, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होती थी वो तो 2a होती थी। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला। इस छोटे से ट्रायंगल में ये थीटा, ये 2a, बट हमको ज़रूरत है किसकी, AB की। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन। तो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा AB परपेंडिकुलर अपॉन AC। AC की जगह वैल्यू पुट करें 2a और 2a चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो AB कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। अब ये तो आ गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर देंगे और फोर्स इधर पुट कर देंगे, तो हमारा टॉर्क इन अबव इक्वेशन वी गेट टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2a साइन थीटा। अब बच्चों क्या होता है कि डाइपोल के कारण हम चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें या टॉर्क कैलकुलेट करें, आंसर हमेशा डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में आना चाहिए, P के टर्म्स में। तो P क्या होता है, 2AQ, तो 2a और Q को लिख देते हैं साथ, E को लिख देते हैं अलग, ये हो गया P और ये हो गया E। तो PE साइन थीटा। एज वी नो दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो P और E के साथ साइन आ रहा है, तो साइन क्या इंडिकेट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, तो टॉर्क हो गया P क्रॉस E। बच्चे यहाँ पे P क्रॉस E ही लिखना है, E क्रॉस P नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो एंगल होता है ये एंगल P से E तक का एंगल होता है, ठीक है। तो हमारा टॉर्क हो गया कितना, PE साइन थीटा स्केलर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इस टॉर्क की अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो राइट हैंड थंब रूल हमको क्या बोलता है, इसकी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखो, ये राइट हैंड को रख दिया, और E की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को मूव करो। तो टॉर्क कहाँ आ रहा है, थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो टॉर्क कहाँ आ रहा है, आउटसाइड। इस टाइप से हम टॉर्क को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉर्क के अलग अलग केस पॉसिबल है, जैसे थीटा की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, 0 से लेकर के 180 तक। तो हम 3 यहाँ पे केस ले रहे हैं, ये 3 केस कौन कौन से हैं, 0, 90 एंड 180। और इन तीनों केस में 2 अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम में आते हैं। एक इक्विलिब्रियम आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 है, और थीटा इक्वल टू 0 को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं ये भी देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो PE साइन थीटा यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो ना वो डाइपोल कहीं मूव करेगा, ना ही उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इसको कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं इस डायरेक्शन में और P भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। अब मैं डाइपोल को 1 डिग्री एंगल पे टिल्ट करने की कोशिश करता हूँ, 1 डिग्री एंगल पे टिल्ट किया, एक्सटर्नल टिल्ट किया है, तो ये डाइपोल वापस कहाँ जाने की कोशिश करेगा, 1 डिग्री के एंगल पे वापस रोटेट कर लेगा और वापस उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा।
तो मैंने अगर 1 डिग्री टिल्ट किया है तो डाइपोल वापस कितना मूव हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस 2, जब थीटा कितना होगा 90, जब थीटा 90 होगा तो यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारा टॉर्क हो गया PE जो कि मैक्सिमम टॉर्क होगा। टॉर्क इज इक्वल टू हो गया PE जो कि क्या है, मैक्सिमम। तो डाइपोल में इससे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, केस थर्ड हमारा हो गया जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है लेकिन P इस डायरेक्शन में। अब क्या करूँगा, P इस डायरेक्शन में मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने 1 डिग्री का एंगल यहाँ पे टिल्ट किया तो ये प्लस Q चार्ज है। अब प्लस Q चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, तो ये डाइपोल जो है पूरा 179 डिग्री का रोटेट करके और वापस उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टिल्ट ओनली 1 डिग्री किया लेकिन 179 डिग्री का रोटेशन डाइपोल ने खुद किया। इसलिए 180 के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क वही 0 आएगा, जब 180 डिग्री के एंगल पे होगा तो टॉर्क 0 होगा, लेकिन 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर मैंने टिल्ट करा दिया तो बचे हुए डिग्री वो खुद ही घूम करके चला जाएगा। तो डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है, बट वो क्या करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उस टॉर्क के कारण डाइपोल क्या करता है, घूमता है। अब क्या होता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, तो दोनों फोर्स इक्वल नहीं होते, और दोनों फोर्स अगर इक्वल नहीं होते तो नेट फोर्स 0 नहीं होता। इसका भी एक केस हम देख लेते हैं। When dipole is placed in non-uniform electric field एंड थीटा को हम 0 रख देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम रखते हैं, एंड थीटा इज, तो थीटा अगर 0 हो गया तो टॉर्क तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे डाइपोल 2 टाइप से बिहेव कर सकता है, मतलब यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हैं। ये दोनों केस क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि डाइपोल को इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, ठीक है, या हो सकता है डाइपोल को डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड in the direction of increasing electric field, and second case क्या हो गया, if dipole is placed in the direction of decreasing electric field, तो इधर बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और डाइपोल जो है उसको भी ऐसे ही प्लेस किया है, इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है, तो P की डायरेक्शन भी यही हो गई, P भी इसी डायरेक्शन में, E भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0, टॉर्क प्रोड्यूस होगा नहीं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इस पे फोर्स लगेगा F2, QE2,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। वो कितना लगेगा? QE1। एज हमने ये बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। E1 ज़्यादा है, E2 कम है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट फोर्स जो होगा वो होगा QE1 माइनस QE2 इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो डाइपोल कहाँ जाएगा? इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। डाइपोल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, केस सेकंड भी देख लेते हैं। जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा हो, डिक्रीजिंग, और डाइपोल थीटा वही रखा है हमने 90 डिग्री का, तो P की डायरेक्शन अभी भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, बट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो इस पे फोर्स लगेगा QE2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना ले रहे हैं? E2, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना ले रहे हैं? E1। ये F1 फोर्स हो गया। इस बार कौन सा फोर्स ज़्यादा है? E1 की वैल्यू कम है तो F1 भी कम होगा, E2 की वैल्यू ज़्यादा है तो F2 भी क्या होगा? कम, सॉरी F2 भी क्या होगा? ज़्यादा। तो नेट फोर्स वो होगा QE2 माइनस, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, प्लस, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये बोलेंगे डाइपोल विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डिक्रीजिंग की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो गई? यही तो गई। ठीक है, डाइपोल विल मूव in the opposite direction of decreasing electric field। इस टाइप से डाइपोल में टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल क्या करेगा? मूव करेगा, लेकिन कंडीशन है कि थीटा कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया है, 12th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया है। अब इस चैप्टर को अपन डेली क्या करते रहेंगे, एक एक वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। अब इस वीडियो की टाइमिंग क्या रखते हैं अपन? इस वीडियो की टाइमिंग होगी रात के 8 बजे। डेली एक वीडियो रात के 8 बजे आएगा, और हमारा अक्टूबर तक ये पूरी फिजिक्स का सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिए। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर या तो वीडियो बनाऊँ या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका क्या कर दूँ? रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।